नमस्ते और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑडियो इनसाइट पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन सेल्फ हेल्प किताबों की गहराई से समझाई गई हिंदी में समरीज, थोड़े बहुत इंग्लिश वर्ड्स के साथ, ताकि हर बात दिल तक पहुंचे। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द पैराडॉक्स ऑफ सक्सेस। ये किताब उन लोगों के लिए है जो बाहर से तो सक्सेसफुल दिखते हैं लेकिन अंदर से खुद को खो चुके होते हैं। ये किताब दिखाती है कि सफलता के पीछे भागते हुए हम कभी कभी वो सब कुछ खो देते हैं जो सच में मायने रखता है, जैसे शांति, अपने रिश्ते और खुद की पहचान। इस वीडियो में हम इस किताब के 10 पावरफुल चैप्टर्स को एक एक करके समझेंगे, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि असली सफलता क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंस्पायरिंग जर्नी द पैराडॉक्स ऑफ सक्सेस के साथ। चैप्टर 1, जीत की छुपी हुई कीमत, द हिडन कॉस्ट ऑफ विनिंग। इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद साधारण लेकिन गहरी बात से होती है। हर जीत की एक कीमत होती है, लेकिन समस्या यह है कि हम उस कीमत को तब तक महसूस नहीं करते जब तक वो बहुत बड़ी ना हो जाए। हम बचपन से ही ये सिखाए जाते हैं कि जीतना सबसे जरूरी है, अच्छे नंबर लाओ, टॉप करो, सबसे आगे निकलो और फिर एक अच्छी नौकरी या बड़ा बिजनेस बनाओ। लेकिन इस दौड़ में हम एक एक करके बहुत कुछ खोते चले जाते हैं, और सबसे ज्यादा जो चीज हम खोते हैं वो है हमारा आपसी संबंध और अंदर की शांति। लेखक बताते हैं कि सक्सेस दिखने में जितनी चमकदार होती है, असल में उतनी ही डिमांडिंग होती है। कई लोग जो बाहर से हाईली सक्सेसफुल लगते हैं, जैसे सीईओज, एंटरप्रेन्योर्स, एक्टर्स या कॉर्पोरेट लीडर्स, अंदर से वो इमोशनली एग्जॉस्टेड होते हैं। वे हर रोज खुद को एक परफॉर्मेंस की तरह पेश करते हैं, हर डिसीजन को प्रूव करने की चिंता में रहते हैं और कभी ये सोचने का समय नहीं निकालते कि वो क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि इस जीत की दौड़ में वो अपने रिश्तों को, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को और अपने जीवन के छोटे छोटे सुखों को खोते चले गए हैं। इस अध्याय में एक और बात बहुत खूबसूरती से कही गई है कि सक्सेस की असली कीमत तब समझ आती है जब आप कुछ अचीव कर लेने के बाद भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। आपने जो सोचा था कि मिलेगा, खुशी, संतुष्टि, शांति, वो नहीं मिलती। इंस्टेड एक नया प्रेशर शुरू हो जाता है। अब इसे बनाए रखना है, इससे आगे बढ़ना है और सबको ये दिखाना है कि आप अब भी ऑन द टॉप हैं। लेखक हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम सच में अपने दिल की सुन रहे हैं या बस दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहे हैं। क्या हम अपने परिवार के साथ वो वक्त बिता रहे हैं जो हम बिताना चाहते हैं, या हम बस बिजी बने रहने का एक्सक्यूज ढूंढते हैं। क्या हम अपने शरीर और मन को उतना ध्यान दे रहे हैं जितना हम अपने काम को देते हैं। अंत में यह अध्याय हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देता है। सफलता बुरी नहीं है, लेकिन अगर उसे पाने के लिए आपको अपनी पीस, वैल्यूज और रिश्तों की कुर्बानी देनी पड़े तो वो जीत शायद हार के बराबर होती है। इसलिए जरूरी है कि हम कॉन्शियसली ये तय करें कि हमारी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है और हमें किन चीजों को साथ लेकर आगे बढ़ना है। ये अध्याय एक वेकअप कॉल है जो हमें याद दिलाता है कि सिर्फ जीतना काफी नहीं, बल्कि उस जीत को पूरे दिल से महसूस करना और उसमें अपना बैलेंस बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। चैप्टर 2, जब सफलता अधूरी लगती है, व्हेन सक्सेस फील्स एम्प्टी। इस अध्याय में लेखक एक बहुत कॉमन लेकिन कम बोले जाने वाले एहसास को उजागर करते हैं। वो है सफलता के बाद भी अंदर से खालीपन महसूस करना। आपने सब कुछ हासिल कर लिया, अच्छी नौकरी, पैसा, गाड़ी, स्टेटस और लोगों की तारीफें, लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक अजीब सी अधूरी सी फीलिंग बनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे बाहर की दुनिया में सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन अंदर एक खाली जगह है जिसे कोई चीज भर नहीं पा रही। यही वो पैराडॉक्स है जिस पर यह किताब आधारित है कि सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी कई लोग अंदर से अनफुलफिल्ड क्यों महसूस करते हैं। लेखक बताते हैं कि हम सक्सेस को अक्सर एक्सटर्नल अचीवमेंट से जोड़ लेते हैं, जैसे कि सैलरी कितनी है, कितना बड़ा घर है, या लोग हमें कितना एडमायर करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम इन बाहरी चीजों से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। हम खुद को सिर्फ अपने काम या अचीवमेंट से पहचानने लगते हैं और धीरे धीरे अपनी असली फीलिंग्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जब लाइफ सिर्फ परफॉर्मेंस बन जाती है
तो सेटिस्फैक्शन एक इल्यूजन बनकर रह जाती है। इस अध्याय में कई ऐसे लोगों के उदाहरण दिए गए हैं जो अपनी फील्ड में बहुत आगे थे, लेकिन वो खुद से पूछते थे, अब क्या? ये वो सवाल है जो हमें तब परेशान करता है जब हम एक गोल को अचीव कर लेते हैं और फिर भी सुकून नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे हमने जो चेस किया वो हमारी अंदर की जरूरत को पूरा नहीं कर पाया। हम सोचते हैं कि शायद अगला गोल अचीव करने पर वो फीलिंग आएगी, लेकिन ऐसा बार बार होता है और हर बार वो सेटिस्फैक्शन थोड़े समय के बाद गायब हो जाती है। लेखक ये भी बताते हैं कि ये खालीपन इसीलिए होता है क्योंकि हमने अपनी सक्सेस की जर्नी में अपने अंदर की आवाज को दबा दिया होता है। हमने सिर्फ वही चुना जो सोसाइटी को इंप्रेसिव लगे, न कि वो जो हमें भीतर से फुलफिल करे। और जब मन और जीवन की दिशा एक जैसी नहीं होती तो बाहर की चमक भी फीकी लगने लगती है। अंत में ये अध्याय हमें इनवाइट करता है एक ऑनेस्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। क्या हम उस लाइफ को जी रहे हैं जो हम सच में चाहते हैं, या बस एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं? क्या हमारी सक्सेस हमारे वैल्यूज के साथ अलाइंड है, या हमने बस कंपैरिजन के आधार पर अपने ड्रीम्स चुने हैं? यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची सक्सेस वो होती है जो अंदर तक संतोष दे, न कि सिर्फ बाहर से तालियां। जब सफलता अधूरी लगती है, एक ऐसा चैप्टर है जो हमें खुद से जुड़ने की शुरुआत करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि जो सक्सेस आपको खुद से दूर कर दे वो असल में अधूरी ही होती है। चैप्टर 3, अति सफलता का जाल, द ट्रैप ऑफ ओवर अचीवमेंट। इस अध्याय में लेखक हमें एक ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रैप से परिचित कराते हैं जिसमें आज के समय का लगभग हर एम्बिशियस इंसान फंसा हुआ है, और वो है ओवर अचीवमेंट, यानी जरूरत से ज्यादा पाने की दौड़। शुरुआत में ये बहुत इंस्पायरिंग लगता है, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, लॉन्ग आवर्स, कांस्टेंट हसल। लेकिन धीरे धीरे ये एक ऐसी आदत बन जाती है जहां इंसान को रुकना ही नहीं आता। हर गोल पूरा होते ही अगला टारगेट तैयार होता है और यह साइकिल कभी खत्म नहीं होती। इस प्रोसेस में अचीवमेंट एक पैशन नहीं बल्कि एक एडिक्शन बन जाता है। लेखक बताते हैं कि ओवर अचीवर्स अक्सर अपनी वर्थ को सिर्फ अपने काम और रिजल्ट से मापते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो बिजी नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है, या कुछ बड़ा अचीव नहीं कर रहे तो उनका कोई वैल्यू नहीं। यही माइंडसेट उन्हें हमेशा नेक्स्ट लेवल की तरफ धकेलता है, लेकिन बिना ये देखे कि इसके लिए वो क्या खो रहे हैं, जैसे पीस ऑफ माइंड, इमोशनल स्टेबिलिटी, फैमिली कनेक्शन और हेल्थ। इस अध्याय में ये बात भी सामने आती है कि ओवर अचीवमेंट ज्यादातर इनसिक्योरिटी से पैदा होती है। एक डर कि कहीं हम दूसरों से पीछे न रह जाए, या कहीं लोग हमें एवरेज न समझ लें। इस डर से हम हर बार खुद से ज्यादा डिमांड करने लगते हैं। कुछ समय तक ये ड्राइव हेल्प करती है, लेकिन फिर ये खुद ही हमारे ऊपर कंट्रोल करने लगती है। हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते क्योंकि हमारा माइंड हर अचीवमेंट को टेम्पोरेरी सक्सेस मानकर आगे बढ़ने को कहता है। लेखक कहते हैं कि ओवर अचीवमेंट एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान बाहर से चैंपियन लगता है, लेकिन अंदर से एग्जॉस्टेड और डिस्कनेक्टेड होता है। लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन वो खुद अपने लिए कभी रुक कर सोच नहीं पाता कि मुझे क्या चाहिए। वो हर दिन प्रूव करने में लगा रहता है कि वो इनफ है, लेकिन असल में उसे खुद से ही वैलिडेशन चाहिए होता है। अध्याय का एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट यह है कि सफलता तब मीनिंगफुल होती है जब उसमें इंटेंशनैलिटी हो, यानी आप जो कर रहे हैं वो आपके अंदर की आवाज से आ रहा हो, न कि सिर्फ प्रेशर या फियर से। अगर अचीवमेंट आपको खुशी की बजाय एंग्जाइटी दे रही है, तो शायद आपको रुककर यह सोचना चाहिए कि आप किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए या दूसरों की अप्रूवल के लिए। अंत में अति सफलता का जाल हमें यह सिखाता है कि सिर्फ ज्यादा पाना ही सक्सेस नहीं होता। असली सफलता तब है जब आप जो कर रहे हैं उसमें संतुलन, खुशी और पर्पस हो। अगर आपकी दौड़ में डायरेक्शन नहीं है तो चाहे आप कितनी भी दूर जाएं, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। चैप्टर 4, ऊपर चढ़ते हुए खुद को खो देना, लूजिंग योरसेल्फ व्हाइल क्लाइंबिंग अप। इस अध्याय में लेखक एक बेहद गहरे और इमोशनल ट्रूथ को सामने लाते हैं कि कई बार हम सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते खुद को ही खो देते हैं। शुरुआत में जब हम कोई गोल सेट करते हैं तो हम एक्साइटेड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं और अपने अंदर के पैशन के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं,
वैसे वैसे हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। हमारी आइडेंटिटी धीरे धीरे उस रोल या पोजीशन से जुड़ जाती है जो हमने बना ली है। जैसे कि मैं एक टॉप मैनेजर हूं, मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूं, या मैं एक हाई परफॉर्मर हूं। और फिर हम खुद को उसी लेंस से देखने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि जब हम लगातार खुद को एक इमेज या रोल में फिट करने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी इमोशंस, डिजायर्स और वल्नरेबिलिटीज को दबा देते हैं। हम ऐसा दिखाते हैं जैसे हमें सब आता है, हम हर परिस्थिति में स्ट्रांग हैं, हम कभी थकते नहीं, लेकिन अंदर से हम धीरे धीरे हॉलो महसूस करने लगते हैं, क्योंकि हम वो नहीं जी रहे जो हम हैं, बल्कि वो जी रहे हैं जो हम बन चुके हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि सक्सेस के साथ अक्सर एक प्रेशर आता है कि अब आप फेल नहीं हो सकते, अब आप कमजोर नहीं दिख सकते, अब आपको हर समय प्रूव करना है कि आप इस पोजीशन के लायक हैं। इसी डर में हम अपने रियल इमोशन से कट जाते हैं। हम कम वल्नरेबल होते हैं, कम ओपन होते हैं और धीरे धीरे इमोशनली नंब हो जाते हैं। और यही वो मोड होता है जहां इंसान खुद को खोने लगता है। लेखक इस पॉइंट पर खास जोर देते हैं कि जब हम अपने वैल्यू से समझौता करने लगते हैं सिर्फ इसीलिए ताकि हम आगे बढ़ते रहें, तो वो ग्रोथ नहीं बल्कि इरोजन होता है। हम अपने डिसीजंस में ऑथेंटिसिटी खो देते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स सरफेस लेवल बन जाते हैं और हम खुद को पहचान नहीं पाते कि हम सच में कौन हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, अगर आपकी सफलता आपको आपसे दूर ले जा रही है तो वो सफलता अधूरी है। कामयाबी का असली मतलब तभी है जब आप खुद को साथ लेकर आगे बढ़ें, न कि खुद को पीछे छोड़ दें। इसलिए जरूरी है कि हम टाइम टू टाइम रुकें, इंट्रोस्पेक्ट करें और खुद से ये पूछें, क्या मैं अब भी वो इंसान हूं जो इस जर्नी की शुरुआत में था? अगर जवाब नहीं है तो शायद अब वक्त है वापस अपने असली सेल्फ से जुड़ने का। ऊपर चढ़ते हुए खुद को खो देना एक इमोशनल वेकअप कॉल है जो हमें याद दिलाता है कि सफर चाहे जितना भी ऊंचा क्यों ना हो, उसकी कीमत हमारी पहचान नहीं होनी चाहिए। चैप्टर 5, तालियों के पीछे की थकावट, बर्नआउट बिहाइंड द अप्लॉज। इस अध्याय में लेखक उस कड़वी सच्चाई को उजागर करते हैं जो अक्सर सक्सेस की चमक के पीछे छुपी होती है, और वो है बर्नआउट, यानी मानसिक और शारीरिक थकावट जो धीरे धीरे इंसान को भीतर से तोड़ देती है। जब हम लगातार मेहनत करते हैं, टारगेट्स अचीव करते हैं, लोगों से तारीफें पाते हैं और अपलॉज की आवाज में खुद को खो देते हैं, तब एक ऐसा फेज आता है जहां हम बाहर से तो एनर्जेटिक दिखते हैं, लेकिन अंदर से इमोशनली ड्रेन्ड, एंग्शियस और खाली महसूस करते हैं। लेखक बताते हैं कि बर्नआउट एक स्लो पॉइजन की तरह होता है। ये अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे बिल्ड होता है। जब हम अपनी बाउंड्रीज को इग्नोर करते हैं, रेस्ट को लग्जरी समझते हैं और कॉन्स्टेंटली प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हम ऑलवेज प्रोडक्टिव हैं, तो हम अपने शरीर और मन दोनों को एग्जॉस्शन की ओर ले जाते हैं। कई बार लोग इतने ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं कि उन्हें खुद को समझने या संभालने का वक्त ही नहीं मिलता, और फिर एक दिन सब कुछ कोलैप्स हो जाता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अपलॉज यानी तालियां और रिकॉग्निशन एक दो धारी तलवार की तरह होती है। एक तरफ ये हमें मोटिवेटेड रखती हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये एक नशे की तरह भी काम करती है। जब हम बार बार दूसरों की तारीफों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो हम अपनी वर्थ को बाहरी वैलिडेशन से जोड़ने लगते हैं, और यही डिपेंडेंसी बर्नआउट को और बढ़ा देती है, क्योंकि अब हम रुक नहीं सकते। हमें हमेशा कुछ नया करना है, कुछ और बड़ा दिखाना है ताकि लोग क्लैप करते रहें। लेखक ये पॉइंट भी उठाते हैं कि बर्नआउट सिर्फ फिजिकल एग्जॉस्शन नहीं होता, ये इमोशनल और स्पिरिचुअल डिस्कनेक्ट भी होता है। इंसान को लगता है कि उसका काम अब जॉय नहीं देता, क्रिएटिविटी डेड हो गई है और हर दिन बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन जैसा लगता है। वो पैशन जो कभी उसे ड्राइव करता था अब प्रेशर बन चुका होता है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है, तालियों की आवाज इतनी तेज नहीं होनी चाहिए कि वो आपकी थकावट की आवाज को दबा दे। हमें यह समझने की जरूरत है कि सक्सेस और रेस्ट एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। सेल्फ केयर कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक जरूरी प्रक्रिया है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस को सस्टेनेबल बनाती है। तालियों के पीछे की थकावट हमें एक गहरी लर्निंग देता है
कि अप्लॉज तभी मायने रखती है जब आप उसे खुशी के साथ एक्सेप्ट कर सकें, न कि थकावट और दर्द के बीच। इसलिए खुद को रुकने, रिचार्ज करने और फिर से जुड़े रहने की इजाजत दें। तभी आपकी सक्सेस वाकई में मीनिंगफुल होगी। चैप्टर 6, विकास और शांति के बीच संतुलन, बैलेंसिंग ग्रोथ एंड पीस। इस अध्याय में लेखक एक बेहद जरूरी और प्रैक्टिकल सवाल उठाते हैं। क्या हम ग्रोथ और इनर पीस को साथ लेकर चल सकते हैं? अक्सर लोग मानते हैं कि अगर हमें लाइफ में ग्रो करना है, कुछ बड़ा करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें अपनी शांति को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। लेकिन इसी माइंडसेट की वजह से हम या तो ओवरली एम्बिशियस बन जाते हैं या पूरी तरह से डिटैच्ड हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि रियल सक्सेस तब होती है जब आप ग्रोथ और पीस दोनों को साथ लेकर चलें, बिना किसी को छोड़े। हम आज के दौर में ऐसे सिस्टम का हिस्सा हैं जहां हर जगह परफॉर्मेंस, कंपटीशन और प्रोग्रेस की बात होती है। हर दिन नया गोल, नया कंपैरिजन और नया प्रेशर। और इसी में इंसान भूल जाता है कि उसका मन भी कुछ चाहता है, उसकी आत्मा को भी आराम और कनेक्शन की जरूरत है। इस दौड़ में पीस एक लग्जरी बन गई है, जबकि वो हमारे वेल बीइंग के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी ऑक्सीजन। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि ग्रोथ को लेकर हमारे बिलीव्स कितने रिजिड हो चुके हैं। हमें लगता है कि हमें हर समय हासिल करना चाहिए, प्रोडक्टिव रहना चाहिए, और आराम करना मतलब समय की बर्बादी है। लेकिन जब हम बिना रुके भागते रहते हैं तो न सिर्फ हम थक जाते हैं, बल्कि हमारे डिसीजंस भी रिएक्टिव और एंग्शियस हो जाते हैं। धीरे धीरे हमारी क्लैरिटी खत्म हो जाती है और हम बस मैकेनिकली चीजें करते रहते हैं। इस चैप्टर में एक ब्यूटीफुल आइडिया ये दिया गया है कि पीस कोई एंड गोल नहीं है, बल्कि वो एक तरीका है जिससे आप ग्रो कर सकते हैं। जब आप काल्म होते हैं, सेंटर्ड होते हैं और अपने अंदर के स्पेस से जुड़े होते हैं, तब आप ज्यादा क्लियर डिसीजंस लेते हैं, क्रिएटिविटी से काम करते हैं और लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट महसूस करते हैं। मतलब ये नहीं कि आपको एम्बिशन छोड़ देना चाहिए, बल्कि आपको अपने गोल्स को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि वो आपके इनर सेल्फ से अलाइंड हों। लेखक कुछ प्रैक्टिकल टूल्स भी सुझाते हैं, जैसे कि इंटेंशनल पॉजेस, माइंडफुलनेस और अपने टाइम का कॉन्शियस मैनेजमेंट, ताकि आप दिन भर के हसल में भी खुद से जुड़े रहें। अगर आप ग्रोथ को सेक्रेड मानते हैं तो पीस को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, क्योंकि बिना इनर हार्मनी के कोई भी ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होती। अध्याय के अंत में एक बहुत पावरफुल सवाल पूछा गया है। क्या आप जिस ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं वो आपको आपकी शांति के करीब ले जा रही है या उससे दूर? अगर जवाब दूर है तो आपको अपनी दिशा पर दोबारा सोचना होगा। विकास और शांति के बीच संतुलन हमें यह समझाता है कि लाइफ में असली मास्टरी तब आती है जब हम एम्बिशियस भी रहें और एंकर्ड भी। तभी हम सक्सेस को सिर्फ पा ही नहीं सकते, बल्कि उसे पूरी तरह महसूस भी कर सकते हैं, बिना अपने अंदर के सुकून को खोए। चैप्टर 7, पीछे गिरने का डर, द फियर ऑफ फॉलिंग बैक। इस अध्याय में लेखक उस सटल लेकिन पावरफुल डर की बात करते हैं जो अक्सर सफलता के साथ जुड़ा होता है, और वो है पीछे गिर जाने का डर। जब हम एक बार लाइफ में ऊपर पहुंच जाते हैं, चाहे वो करियर में हो, स्टेटस में या फाइनेंशियल लेवल पर, तो एक नया प्रेशर शुरू हो जाता है। अब मैं नीचे नहीं जा सकता। और यही डर धीरे धीरे हमारे हर थॉट, डिसीजन और बिहेवियर को कंट्रोल करने लगता है। लेखक बताते हैं कि शुरुआत में हम ग्रोथ के लिए इंस्पायर्ड होकर मेहनत करते हैं, लेकिन एक बार सक्सेस मिलने के बाद हम मोटिवेटेड कम और डर से ड्रिवन ज्यादा हो जाते हैं। हम हर वक्त इस सोच में रहते हैं कि कहीं हम अपनी पोजीशन ना खो दें, कहीं कोई हमसे आगे ना निकल जाए, या कहीं लोग ये ना सोचें कि हम अब पहले जैसे कैपेबल नहीं रहे। ये फियर हमें रेस्टलेस बना देता है और हम कॉन्स्टेंटली खुद को प्रूव करने की कोशिश में लग जाते हैं, भले ही हमारी अंदरूनी जरूरत कुछ और कह रही हो। इस अध्याय में यह बात भी सामने आती है कि यह डर सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होता, बल्कि यह एक डीप इंटरनल इनसिक्योरिटी से आता है। जब हम अपनी वर्थ को अपने सक्सेस से जोड़ लेते हैं, तो वो सक्सेस अगर कभी खतरे में दिखे तो हमारी आइडेंटिटी ही हिलने लगती है। इस डर में हम सेफ चॉइसेस करने लगते हैं, क्रिएटिविटी को दबा देते हैं और हर नई चीज को रिस्क मानने लगते हैं। हम रिजिड हो जाते हैं और ग्रोथ का जो असली एसेंस है, यानी लर्निंग और इवॉल्विंग, वो खोने लगता है। लेखक
ये भी बताते हैं कि फियर ऑफ फॉलिंग बैक हमें एक ऐसे कंफर्ट जोन में डाल देता है जो बाहर से भले ही स्टेबल दिखे लेकिन अंदर से बहुत लिमिटिंग होता है। हम खुद को रोकने लगते हैं, एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते और बस उस इमेज को मेंटेन करने में लगे रहते हैं जो हमने सक्सेस के नाम पर बनाई है। लेकिन ये इमेज जितनी बड़ी होती जाती है उतनी ही फ्रेजाइल भी बन जाती है और फिर हर वक्त एक एंग्जाइटी बनी रहती है कि कहीं वो टूट ना जाए। अध्याय का एक डीप मैसेज ये है कि सक्सेस को पकड़ कर रखने की कोशिश में हम उसी फ्रीडम को खो देते हैं जिसके लिए हमने शुरुआत की थी। लेखक कहते हैं कि कभी कभी गिरना भी जरूरी होता है क्योंकि वही हमें ग्राउंडेड करता है और ये याद दिलाता है कि हमारी असली वैल्यू हमारे अंदर है, न कि हमारी पोजीशन में। पीछे गिरने का डर हमें सिखाता है कि डर से ड्रिवन लाइफ कभी भी फुलफिलिंग नहीं होती। असली करेज तब है जब आप सक्सेस को एंजॉय करते हुए भी उसे जाने देने की ताकत रखते हैं, जब आप खुद पर और अपनी जर्नी पर ट्रस्ट करते हैं, न कि सिर्फ रिजल्ट्स पर डिपेंड करते हैं। यह अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि सक्सेस को पकड़ना नहीं, उसे फ्लो की तरह जीना जरूरी है, क्योंकि जब हम डर के बजाय ट्रस्ट से चलते हैं तब हम सच में फ्री होते हैं। चैप्टर 8, क्यों ज्यादा कभी भी काफी नहीं होता? Why more is never enough। इस अध्याय में लेखक उस अंतहीन दौड़ की सच्चाई को सामने लाते हैं जिसमें आज की पूरी दुनिया उलझी हुई है। थोड़ा और फिर बस। हमें लगता है कि अगर हमें थोड़े और पैसे मिल जाएं, थोड़ा और नाम, थोड़ी और रिकॉग्निशन, तो हम पूरी तरह से खुश हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि और की ये भूख कभी पूरी नहीं होती। जैसे ही हम एक गोल तक पहुंचते हैं तुरंत दूसरा सामने खड़ा हो जाता है और हम फिर उसी दौड़ में लग जाते हैं, बिना रुके, बिना सोचे। लेखक बताते हैं कि इस सोच की जड़ बहुत गहरी है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस हमें तभी मिलेगी जब हम कुछ हासिल करेंगे। अच्छे नंबर, अच्छी नौकरी, बड़ा घर, अच्छी लाइफस्टाइल। धीरे धीरे ये बिलीफ इतना पक्का हो जाता है कि हम हर इमोशन को अचीवमेंट से जोड़ने लगते हैं और जब कोई अचीवमेंट थोड़ी देर के लिए खुशी देती है तो हम मान लेते हैं कि थोड़ा और पाने पर ज्यादा खुशी मिलेगी। लेकिन यही सोच हमें एक नेवर एंडिंग लूप में डाल देती है। इस अध्याय में एक बहुत इंसाइटफुल पॉइंट उठाया गया है कि मोर की ये तलाश अक्सर बाहर की खाली जगह को भरने के लिए नहीं, बल्कि अंदर की कमी को छिपाने के लिए होती है। हम सोचते हैं कि कोई एक्सटर्नल सक्सेस हमें कंप्लीट कर देगी, लेकिन जो खालीपन अंदर होता है उसे कोई आउटर सक्सेस कभी नहीं भर सकती। यही वजह है कि बड़े बड़े अचीवर्स भी कभी पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि वो बाहर से खुद को बड़ा बनाने में लगे रहते हैं लेकिन अंदर की कनेक्शन से कटे रहते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि जब मोर हमारा माइंडसेट बन जाता है तो हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना भूल जाते हैं। हमें करंट सक्सेस की खुशी महसूस ही नहीं होती, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा नेक्स्ट माइलस्टोन पर होता है। इससे न सिर्फ हमारी पीस खराब होती है, बल्कि हमारे रिलेशनशिप्स, हेल्थ और क्रिएटिविटी भी नेगेटिवली इंपैक्ट होते हैं। इस अध्याय का सबसे जरूरी संदेश यह है कि जिंदगी की क्वालिटी सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करती कि आपने कितना पाया, बल्कि इस पर भी कि आप उस अचीवमेंट को कितनी गहराई से महसूस कर पा रहे हैं। क्यों ज्यादा कभी भी काफी नहीं होता हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस को रिफ्रेम करना होगा, जहां फुलफिलमेंट, प्रेजेंस और पर्पस मोर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अंत में लेखक हमें एनकरेज करते हैं कि हम खुद से यह सवाल करें, मैं क्यों ज्यादा चाहता हूं? क्या मैं जो हूं और जो मेरे पास है उसमें भी पूरी तरह से जी सकता हूं? क्योंकि जब तक हम इस दौड़ में मीनिंग नहीं खोजते तब तक मोर हमें कभी पूरा नहीं कर पाएगा। चैप्टर 9, असली सफलता को नए सिरे से परिभाषित करना, रीडिफाइनिंग रियल सक्सेस। इस अध्याय में लेखक हमें एक बहुत जरूरी लेकिन अक्सर अनदेखे सवाल से रूबरू कराते हैं। असली सफलता आखिर होती क्या है? बचपन से लेकर एडल्टहुड तक हम सफलता को एक ही नजरिए से देखते आए हैं, पैसा, पद, शोहरत और दूसरों की तारीफें। लेकिन इस सोच में एक बड़ा प्रॉब्लम है। ये डेफिनेशन बाहर की दुनिया ने तय की है, हमने नहीं। और जब हम दूसरों की परिभाषा को जीने लगते हैं तो हम खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे बाहर से कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना लगें। लेखक बताते हैं कि असली सफलता का मतलब सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं है, बल्कि उस जर्नी को उस तरह जीना है जो आपकी वैल्यूज और आपकी ऑथेंटिसिटी के साथ जुड़ी हो।
अगर आप हर दिन वो कर रहे हैं जो आपका दिल कहता है, अगर आप अपने अंदर की शांति को खोए बिना ग्रो कर रहे हैं, और अगर आपके रिश्ते, सेहत और सेटिस्फैक्शन सब संतुलन में हैं, तो वही असली सफलता है। सिर्फ एक्सटर्नल मार्कर्स जैसे सैलरी, टाइटल या लग्जरी आपके सक्सेसफुल होने की गारंटी नहीं देते। इस अध्याय में लेखक ये भी कहते हैं कि जब हम अपनी सक्सेस को रीडिफाइन करते हैं तो हम कंपैरिजन से बाहर निकलते हैं। अब हमें किसी और से बेटर दिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब सक्सेस एक डीपली पर्सनल चीज बन जाती है, कुछ ऐसा जो सिर्फ आपको फुलफिल करता है, न कि दूसरों को इम्प्रेस। आप छोटे गोल्स को भी खुशी और पर्पस के साथ जीने लगते हैं, क्योंकि अब आप ये सब किसी रेस में नहीं बल्कि अपनी चॉइस से कर रहे हैं। लेखक ने एक पावरफुल पॉइंट यह भी उठाया है कि अक्सर हम सक्सेस को इतना बड़ा बना देते हैं कि उसकी वजह से हमारा करंट हैप्पीनेस खो जाता है। हम सोचते हैं कि एक दिन जब ये गोल पूरा हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ही गलत होती है। इसलिए वो हमें इनवाइट करते हैं कि हम खुद से ईमानदारी से पूछें, मैं किन चीजों को इंपॉर्टेंस देता हूं, मेरे लिए मीनिंगफुल लाइफ क्या है, और मैं किन वैल्यूज के साथ जीना चाहता हूं। अध्याय के अंत में यह स्पष्ट किया गया है कि असली सफलता वो है जो आपकी इनर ग्रोथ के साथ चलती है। वो सफलता जो आपकी स्पिरिट को उभारती है, आपको ग्राउंडेड रखती है और आपके अंदर ग्रेटिट्यूड और क्लैरिटी पैदा करती है। ऐसी सफलता न तो दिखावे की जरूरत रखती है, न अप्रूवल की, क्योंकि वो आपके भीतर की कंप्लीटनेस से आती है। असली सफलता को नए सिरे से परिभाषित करना एक अवेकनिंग चैप्टर है जो हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी सक्सेस की परिभाषा खुद बनानी है। ऐसी परिभाषा जो सिर्फ सिर नहीं, दिल को भी ऊंचा उठाए। चैप्टर 10, उपलब्धियों से परे की आजादी, फ्रीडम बियॉन्ड अचीवमेंट। इस अंतिम अध्याय में लेखक हमें सफलता की दौड़ से एक कदम और आगे ले जाते हैं और उस अल्टीमेट फ्रीडम की बात करते हैं जो तब मिलती है जब हम अपनी उपलब्धियों से अपनी पहचान को अलग करना सीख जाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फ्रीडम का मतलब है ज्यादा पैसा, ज्यादा ऑप्शंस या एक ऐसा लाइफस्टाइल जहां सब कुछ कंट्रोल में हो। लेकिन लेखक बताते हैं कि असली आजादी तब शुरू होती है जब आपको खुद को बार बार साबित करने की जरूरत नहीं रहती, जब आपकी वैल्यू आपकी परफॉर्मेंस से नहीं बल्कि आपके होने से आती है। इस अध्याय में यह बात गहराई से समझाई गई है कि अचीवमेंट एक ब्यूटीफुल चीज है, लेकिन जब हम उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं तो वो हमें बांध लेती है। हमें हर वक्त अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ता है, अपने काम से, अपने गोल से, अपने रिजल्ट से, और यहीं से स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी और कांस्टेंट प्रेशर की शुरुआत होती है। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि हम अचीवमेंट से बढ़कर हैं, कि हमारी वर्थ इन अवार्ड्स, डेजिग्नेशंस या नंबर से कहीं ज्यादा गहरी है, तब हमें एक इमोशनल और मेंटल लिबरेशन मिलती है। लेखक कहते हैं कि जब हम इस लेवल की क्लैरिटी पा लेते हैं तब हमारे डिसीजंस भी ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं। अब हम किसी काम को इसीलिए नहीं करते कि वो दिखने में अच्छा लगेगा या लोग तारीफ करेंगे, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें अंदर से फुलफिल करता है। ऐसी स्थिति में हम अपनी पेस पर जीते हैं, अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करते हैं और कंपैरिजन या कंपटीशन की दुनिया से बाहर निकल जाते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि उपलब्धियों से परे की आजादी हमें दूसरों से गहराई से कनेक्ट करने में मदद करती है, क्योंकि अब हम किसी को इंप्रेस नहीं कर रहे बल्कि असली कनेक्शन बना रहे हैं। हम वल्नरेबिलिटी से नहीं डरते, हम फेलियर को अपने ग्रोथ का हिस्सा मानते हैं और हम लाइफ को एक लीनियर सक्सेस जर्नी नहीं बल्कि एक सोलफुल एक्सपीरियंस के रूप में देखने लगते हैं। लेखक अंत में एक बहुत ही सुंदर थॉट के साथ इस किताब को समेटते हैं कि सक्सेस एक पड़ाव हो सकता है, लेकिन फ्रीडम आपका रास्ता और मंजिल दोनों है। और ये फ्रीडम तब मिलती है जब आप अपने अचीवमेंट्स को एंजॉय करते हुए भी उनसे अलग रह पाते हैं, जब आप अपनी शांति, अपने मूल्यों और अपने अस्तित्व को किसी भी टाइटल से ऊपर रखते हैं। उपलब्धियों से परे की आजादी एक डीपली लिबरेटिंग अध्याय है जो हमें यह सिखाता है कि असली सफलता वही है जो हमें खुद से जोड़ती है, न कि हमसे दूर करती है। यह अध्याय एक जेंटल रिमाइंडर है कि जिंदगी सिर्फ पाने की नहीं बल्कि महसूस करने, जीने और अपने अंदर की आवाज सुनने की भी यात्रा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
और आपने द पैराडॉक्स ऑफ सक्सेस की सच्चाई को महसूस किया हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि किस चैप्टर ने आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया। और अगर आप ऐसे ही सेल्फ हेल्प बुक्स की गहराई से समझाई गई समरीज आसान भाषा में पाना चाहते हैं तो चैनल ऑडियो इनसाइट को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी पावरफुल वीडियो आप मिस ना करें। याद रखिए, असली सक्सेस सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए खुद से जुड़े रहिए और मीनिंगफुली ग्रो करते रहिए। धन्यवाद।